अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं एंड भरपूर मेहनत कर रहे हैं एंड साथ साथ लाइफ का लुत्फ भी उठा रहे हैं। ठीक है जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 8 ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। आज के लेक्चर में फिर हमने मजीद कुछ नई चीज़ें सीखनी है। आल्दो कि हम पिछले हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते जा रहे हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड चल रहा है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, ITA में हमने सिर्फ 15 से 20% बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, बाकी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करनी है और इंशाल्लाह एंड टू एंड नॉलेज तकरीबन 80-90% स्टैंडर्ड हम पढ़ लेंगे इसी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि 20 नंबर का सवाल इसी में से आना है, ये कंफर्म बात है। एग्रीड? ओके। आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ चेंजेस के बारे में बताऊंगा, कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, पॉसिबल है ना। यानी कि मैंने मशीन ली 10 लाख रुपए की। ठीक है, मैंने कहा कि यार 10 लाख की मशीन है, ये आखिरकार इसकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडल वैल्यू होगी 2 लाख रुपए। आज मैंने ये अंदाजा लगाया। ठीक है, 3 साल गुजरे, मैंने कहा यार आखिर में 2 लाख की नहीं बल्कि ये तो 1 लाख की बिकेगी। अंदाजा है, चेंज हो गया। फिर 2-3 साल गुजरे, मैंने कहा नहीं यार महंगाई ज्यादा होगी, आखिर में भी ये 3 लाख की बिक जाएगी। स्क्रैप वैल्यू इज चेंजिंग। एक बात फिर मैंने कहा यार ये मशीन ना स्ट्रेट लाइन पे इसको डेप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, 10 साल जिंदगी है, 5 साल मैंने जब स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट कर चुका, तो 5वें साल के आखिर में मुझे पता चला कि यार इसके लिए तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होना चाहिए। अब क्या करूं? ठीक है, ये भी एक चेंज आ गया। ठीक है, या मैंने मशीन ली थी, मैंने कहा इसकी जिंदगी होगी तकरीबन 6 साल। ठीक है, 2 साल गुजरे तो मतलब मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत ज्यादा पुरानी होगी है, 6 साल मुश्किल ये चले, हो सकता है ये मैक्सिमम 4 साल चले या 5 साल चले। तो अब मैंने इसकी अकाउंटिंग क्या करनी है? एक तो ये चीजें हमने सीखनी है, आल्दो ये हमने ITA में कवर की हुई है, बट स्टिल रिवीजन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं ये सब कुछ सिखाने से पहले आपको एक नया स्टैंडर्ड हमारा है IAS 8। ठीक है, उसकी हल्की सी झलक दिखाऊंगा और आपने नोट्स बहुत अच्छे बना लेने। ठीक है, ताकि जो जब हम वो स्टैंडर्ड करें तो हमें कोई मसला ना हो। ठीक है, अब उस स्टैंडर्ड में बेसिक कंटेंट्स हैं क्या क्या? ठीक है, एस्टिमेट्स, पॉलिसीज और एरर्स की बात करता है वो स्टैंडर्ड। ठीक है, उसमें से हमारे लिए अभी तक जो रेलिवेंट वो हम पिक कर लेंगे, उसको हम IAS 16 में लगाएंगे कि यार ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये सारी तमहीद करने के बाद मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 20 नंबर का सवाल आना है ना, तो उस पॉइंट की कम से कम 1 से 2 एडजस्टमेंट्स पेपर में लाजमी आनी है। वो पॉइंट क्या है? रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, रीवैल्यूएशन मॉडल यानी कि हमने क्या कहा था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को पहले दिन किस पर रिकॉर्ड करें? कॉस्ट पर। पहले दिन कॉस्ट पर इनिशियली रिकॉग्नाइज करें। एग्रीड? फिर स्टैंडर्ड ने बाद में हमें 2 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन थे हमारे पास, या तो उसको कॉस्ट पर कैरी करते रहो, या उसको फेयर वैल्यू या री वैल्यू के ऊपर कैरी करो। यानी कि लाजमी तो नहीं है, मैंने लेट्स सपोज मैंने ली एक बिल्डिंग, मैंने ली जी लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, 2015 के अंदर 1 करोड़ की बिल्डिंग ली। मैंने कहा यार ये ना 25 साल चलेगी, 25 साल पे इसको स्ट्रेट डेप्रिशिएट करते रहो। ठीक है, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, तकरीबन हर में साल के तकरीबन 4 लाख उसकी वैल्यू कम करते रहो करते रहो करते रहो। ऐसा था कि नहीं? ठीक है, तो ये कौन सा मॉडल था? कॉस्ट पे ही, यानी जिस कीमत पर लिख दिया उसी पे लिखा हुआ है, बस डेप्रिशिएट होते होते आ रही है। लेकिन रियल लाइफ में आपने देखा होगा प्रॉपर्टी की या महंगाई की वजह से बाज़ औक़ात एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, आपको समझाने के लिए कम भी होती है बढ़ भी जाती है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। कम वाला तो हम कम वाली चीज भी देखेंगे, उस पर तो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, IAS 36 वो क्या है देख लेंगे, पर परेशानी की बात नहीं है। अभी मैं पर्टिकुलर बात करता हूँ, अगर वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, 3 साल बिल्डिंग मैंने यूज की। ठीक है, और मेरे पास कितने की लिखी थी?
1 करोड़ रुपए की, 1 साल की डेप्रिसिएशन 4 लाख। ठीक है, तो 4 3 12, यानी कि 12 लाख रुपए उसकी बुक वैल्यू में कमी आई जो मेरी किताबों में। 1 करोड़ में से 12 निकाले तो तकरीबन 88 लाख की बिल्डिंग है। ठीक है, मेरी बुक्स के अंदर ऐसे हम करते हैं। लेकिन जब मैंने मार्केट सर्वे किया तो मैंने कहा यार ये बिल्डिंग तो भाई, मैंने तो 88 लाख की बुक्स में दिखा रहा हूँ, असल में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, 1.5 करोड़ रुपए की होगी। अब प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं, 1.5 करोड़ की बिल्डिंग है। पॉसिबल है कि नहीं? ठीक है, जिस तरह के वैसे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन चल रही है तो हर चीज की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, बहरहाल ये तो पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है रीवैल्यूएशन। तो स्टैंडर्ड ने आपको अलाउ किया कि भाई आप 88 लाख रुपए आपने लिखे हैं बुक्स में। आप अगर को लगता है कि अगर उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ पहुंच गई है तो आप बुक्स में एसिड को 1.5 करोड़ का शो करवा दो। एग्रीड, 1.5 करोड़ का शो करवा दो, यानी 88 लाख से डायरेक्ट कितना, 12 लाख ही और 50 ये तकरीबन 62 lakhs का जंप करवा दो। ठीक है, 1 साल आपकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है जी 88 lakhs पे, अगले साल लिखी है 1 करोड़ 50 लाख पे। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम आज के लेक्चर के एंड पे अगर टाइम मिलता है तो करेंगे, नहीं तो कल से इसका बाकायदा आगाज करेंगे। और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, क्या बुक करेंगे, गेन बुक करें, कहाँ कहाँ बुक करें, एंट्रीज कैसे होंगी, और वो जो गेन या लॉस आएगा उसका करना क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के बारे में मैंने क्या कहा कि क्वाइट पॉसिबल डेट फ्यू थिंग्स है ऐसी। ठीक है, पॉसिबल हो सकता है कि कुछ एसिड्स की वैल्यू बढ़ जाए, कम भी हो सकती है, लेकिन मैं भी बढ़ने पे फोकस करा रहा हूँ ताकि एक साइड तो हमें कवर हो। मैंने कहा यार मेरी मशीन 10 लाख रुपए की ली थी, 2 साल मैंने डेप्रिशिएट की है 10% तो पीछे 8 लाख की रह गई है। मार्केट का सर्वे किया तो मार्केट में तो ये मशीन बहुत नायाब है। ठीक है, ये तो अब 25 लाख की भी नहीं मिलती। तो मैंने कहा यार मैं तो वैसे ही बुक्स में 8 लाख के लिख के बैठा हूँ, अब 2 साल में ऐसे हालात चेंज हुए हैं कि ये जो मैंने 10 लाख की मशीन ली थी ये अब तो 25 लाख से कम मिलती ही नहीं है। तो मैं बेवकूफ हूँ कि अपने एसेट्स को मैंने अंडरस्टेट किया हुआ है, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, सॉर्ट ऑफ अंडरस्टेट किया ना कि कम वैल्यू पे दिखाएं, तो स्टैंडर्ड मुझे अलाउ करेगा कि ठीक है आप 8 लाख की जगह 25 लाख पे ले जाओ वैल्यू। तो ये सारा हम कल के उसमें देखेंगे, लेकिन उसकी बेस आज ही कवर करेंगे। तो चलिए जी बेस कवर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हमने 2 3 लेक्चर्स किए हैं, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगे आपको? ठीक है, आई होप जिस स्टूडेंट ने 2 से 3 दफा किया होगा सवाल, समझा होगा, देखा होगा, उसको मुश्किल नहीं लगा होगा। इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटे छोटे रूल्स हैं। ठीक है, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं यहाँ से। ठीक है, लेक्चर नंबर हमारा 8 है, FAR 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 का लेक्चर नंबर 8। ठीक है जी, अब मैं आपको इसमें बेसिक्स बेसिक्स चीजें पहले लिखवाता हूँ, तो आप अपने रजिस्टर खोल लीजिए, पेन पकड़ लीजिए और लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बुनियादी बुनियादी चीजों से स्टार्ट करते हैं। कोई बंदा मुझे ये बता सकता है कि एस्टिमेट क्या चीज होती है? ठीक है, एस्टिमेट क्या चीज होती है? ठीक है, आज से थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो आप लोग काइंडली, आप लोग तो साफ दिखेंगे ना आपका रजिस्टर तो। ओके, ठीक है, एस्टिमेट कहते हैं उर्दू में अंदाजे को, ऐसा है कि नहीं? अंदाजा, यानी आपने कोई चीज एस्टिमेट की, अंदाजा लगाया, यानी कि आपने कहा कि एसिड जो सा है वो 10 साल चलेगा। ठीक है, यूजफुल लाइफ कितनी होगी? 10 साल। तो ये आपने क्या किया, अंदाजा लगाया, या हो सकता है आपने कहा 5 साल चलेगा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, एस्टिमेट। यूजफुल लाइफ एक एस्टिमेट है हमारा। फिर डेप्रिसिएशन रेट,
ठीक है, पहले मैं इसकी लिस्ट बना लेता हूँ, फिर समझा देता हूँ एस्टिमेट होता है क्या। आप चलिए लिस्ट बनाना शुरू हुए हैं तो बना ही लेते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन मेथड, कौन कौन से मेथड थे भाई? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, फिर रेजिडुअल वैल्यू, इसे हम क्या कहते हैं, स्क्रैप या सेल्वेज वैल्यू, कि आखिरकार इतने का एसिड बिक जाएगा। तो इस तरह के अंदाजे लगाते आए हैं हम लोग के नहीं। यूजफुल लाइफ यार 10 साल है या 5 साल है। डेप्रिसिएशन का रेट रखो जी, आप 10% रिड्यूसिंग रखो, 5% स्ट्रेट रखो, जो भी ये रेट्स है वो सारे अंदाजे थे। फिर डेप्रिसिएशन का मेथड क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन रखना, रिड्यूसिंग बैलेंस, फिर रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी। तो ये चार आप लिख लें पहले, मेरी बात का यकीन करते हुए कि यार ये एस्टिमेट्स हैं। ठीक है, अंदाजे हैं। अब स्टैंडर्ड IAS एक 8 एक स्टैंडर्ड है, IAS 8। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बताता है कि एस्टिमेट है क्या, व्हाट इज एस्टिमेट। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है तो हम वहां पे पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग पता तो होना चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं एस्टिमेट है क्या। ठीक है, ठीक है। एस्टिमेट की सबसे आसान और जामिया डेफिनेशन, एस्टिमेट वो चीज है जो हमारे कंट्रोल में ना हो, हमारे कंट्रोल या इख्तियार में ना हो। इसे क्या कहते हैं, में ना हो, वो एक अंदाजा लगाना पड़ता है, मजबूरी है, हमारे इख्तियार में नहीं है। इख्तियार में ना हो वो क्या है, एस्टिमेट है। अगर हमारे इख्तियार में नहीं है तो फिर किसके इख्तियार पे है, किस पे डिपेंड करता है, हमारे इख्तियार में तो नहीं है। एक बात क्लियर होगी। फिर दूसरा, स्टैंडर्ड कहता है ये सेट कि यार वो डिपेंड, एसिड पर डिपेंड कर रही हो चीज, एसिड पर या लायबिलिटी पर या हालात पर डिपेंड कर रहा हो, सरकमस्टांसिस, सरकमस्टांसिस पर, इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है जो चीज हमारे इख्तियार में नहीं है, हालात पे डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे जामिया डेफिनेशन इसकी, जिसको ये याद होगी समझो IAS 8 तकरीबन उसको, अभी जो मैं तीन चार चीजें कर रहा है इसके बाद IAS 8 उसको हलवा लगेगा। ठीक है, जो चीज एसिड पर डिपेंड करे, लाइबिलिटी पर या हालात पर, सरकमस्टांसिस हालात पर डिपेंड करता है जो चीज, वो क्या है, एस्टिमेट है। हमें तो पता है एस्टिमेट उर्दू में क्या कहते हैं, अंदाजा लगाया। इसका लाइफ, उसकी लाइफ क्या है, हमने का अंदाजा है 8 साल 10 साल चलेगा एसिड। रेजिडुअल वैल्यू एक अंदाजा है कि यार आखिर में इतने का बिक जाएगा। ठीक है, और अंदाजा हमेशा क्या हो सकता है, एस्टिमेट कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड। ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि यार अंदाजा चेंज हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, इसी में तुम्हारा आज का पूरा लेक्चर है। ठीक है, एस्टिमेट कैन बी चेंज्ड, अंदाजा चेंज हो सकता है, यानी ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आपने कहा लाइफ, ठीक है, अंदाजा चेंज हो सकता है यानी ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, यानी कि आपने कहा मेरे एसिड की लाइफ है 10 साल, 10 ईयर्स, हो सकता है उसकी जिंदगी 12 साल हो सकता है 2 साल में पता चले उसकी जिंदगी ही टोटल 8 साल है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं। ठीक है, तो एस्टिमेट उर्दू में क्या मतलब है, अंदाजा। ठीक है, और अंदाजे का हमें पता है कि अंदाजा 100% चांसेस नहीं है कि वो वैसा ही हो, अंदाजा ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। यानी मेरे का यार मेरा ऐसे 10 साल चलेगा, हो सकता है वो 12 साल चल जाए, हो सकता है वो 8 साल चले, यानी कि अंदाजा ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए तो उसको एस्टिमेट कहते हैं। जो चीज कंफर्म है वो तो इस कैटेगरी में आती ही नहीं है। ठीक है, ये अंदाजे की बात करूँ एस्टिमेट्स की। ठीक है, अब ठीक है, ये तो हमारी आम डेफिनेशन उर्दू में क्या अंदाजा है, और अंदाजा ऊपर नीचे हो सकते हैं। स्टैंडर्ड क्या कहता है, IAS 8 पूरा अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड पे, अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड कहता है भाई अंदाजा वही है, एस्टिमेट जो हमारे इख्तियार या कंट्रोल में ना हो। ठीक है, हमारे इख्तियार में, फिर किसके इख्तियार में वो, बल्कि वो एसिड, लायबिलिटी या सरकमस्टांसिस हालात पर डिपेंड कर रहा हो जो चीज, हालात पे
एसिड पे या लाइबिलिटी पे डिपेंड करे तो वो हमारा एस्टिमेट होता है। ठीक है, सर्कमस्टांसेस हालात पे डिपेंड करे, यानी कि मैंने कहा था, अच्छा इससे साथ एक मुंसलिक बात क्या है, हमने क्या कहा था, एसिड को वैसे वैसे डेप्रिशिएट करो जैसे जैसे वो फायदा देता है। किसी को ये बात याद है? एसिड शुड बी depreciated in line with the expected benefits। ठीक है, ये स्टैंडर्ड में कई लाइन लिखी हुई, मतलब यही बनता है, मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि एसिड को वैसा ही डेप्रिशिएट करो जिस तरह उससे फायदा आना है। मतलब अगर हर साल बराबर फायदा आना है, बराबर, यानी कि मेरे पास एक मशीन है, वो 10 साल उसकी जिंदगी है, और हर साल में एक जैसा फायदा देगी, कोई ऊपर नीचे नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि हर साल बराबर फायदा देगी। एक मशीन है, हर साल बराबर फायदा देगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मेथड क्या होना चाहिए इसके लिए? स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि हर साल फिर डेप्रिसिएशन भी बराबर, हर साल बराबर फायदा। तो फिर इसका मतलब है अगर फायदा बराबर दे रही है तो डेप्रिसिएशन भी बराबर होनी चाहिए कि नहीं? क्या कहते हैं आप लोगों का, क्या हाल है? मेरे ख्याल से तो बराबर होनी चाहिए, यानी कि उसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट। कैसे शुड बी डेप्रिसिएशन इन लाइन विद द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। ठीक है, अब मुझे पता चलता है कि हर साल बराबर फायदा होगा, तो डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन यूज करूँ, यानी कि बराबर बराबर हर साल इस्तेमाल हो रहा है और बराबर डेप्रिसिएशन है, फाइन। अब मैं कहता हूँ एक सिनेरियो तो ये हो गया कि बराबर फायदा, मैं कहता हूँ नहीं, ये मशीन क्या करेगी, शुरू में ज्यादा फायदा देगी, ज्यादा फायदा। ठीक है, फिर फायदा कम होता जाएगा। शुरू में ज्यादा फायदा देगी, फिर फायदा कम होता जाएगा। तो आप कहोगे अच्छा, इसके लिए तो फिर बेटर ये है कि आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करो, यानी कि पहले साल ज्यादा डेप्रिशिएट करा दो, क्योंकि ज्यादा फायदा, अब मशीन है ना, नई मशीन है, तो नई मशीन ज्यादा एफिशिएंट होती है, शुरू में ज्यादा फायदा देगी, फिर ऐसा ऐसा कम कम कम। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, शुरू में पहले साल रिड्यूसिंग बैलेंस लगा दो, शुरू में ज्यादा होगी, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस का तो हमने बहुत डिटेल में समझा ना कि हर साल की डेप्रिसिएशन पिछली डेप्रिसिएशन से कम होती है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग बैलेंस कहते हैं। तो जाहिर बात है, जैसे जैसे फायदा कम होता जाएगा, डेप्रिसिएशन भी वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो ये एसिड पे डिपेंड है, एसिड पे डिपेंड कर रहा है ना, कि एसिड अगर बराबर फायदा देगा तो स्ट्रेट लाइन ज्यादा अच्छा है, और अगर शुरू में ज्यादा फायदा देगा, ऐसा ऐसा फायदा कम होगा, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हालात पे, एसिड के हालात पे। तो यानी कि डेप्रिसिएशन का मेथड हालात पे डिपेंड करता है। अगर लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता आधे में जाके मशीन खराब हो जाती है, ठीक है, मैंने कहा, अंदाजा लगाया ना, मैंने कहा यार ये बराबर फायदा देगी, एग्रीड, 5 साल गुजरे, बिल्कुल सही फायदा, एकदम उसमें कोई ऐसा फॉल्ट आया कि अब अगले सालों में फायदा ठीक नहीं देगी, कम देगी, तो मुझे डेप्रिसिएशन का मेथड भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ अच्छा यार, अभी भी अगर इसको मैं बराबर डेप्रिसिएशन रखता हूँ तो ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एसिड को मैंने क्या कहा, एसिड शुड बी डेप्रिशिएटेड इन लाइन विद द एक्सपेक्टेड बेनिफिट। बेनिफिट पैटर्न लिखना चाहिए कि जिस पैटर्न में फायदा देगा ना, शुरू में ज्यादा फायदा देगा तो ज्यादा डेप्रिसिएशन होनी चाहिए, कम देगा बाद में तो कम होनी चाहिए, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस होना चाहिए, शुरू में ज्यादा फिर ऐसे ऐसे कम। और अगर हर साल बराबर ही फायदा दे जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन ज्यादा अच्छा है कि बराबर बराबर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करो। तो यानी कि एसिड की डेप्रिसिएशन किस पर डिपेंड करती है, हालात पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन मेथड किस पे डिपेंड करता है, हालात पे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मेथड क्या हो गया हमारा, एक एस्टिमेट है, अंदाजा है। हो सकता है वो शुरू में ज्यादा फायदा दे, आखिर पे कम दे, हालात पे है ना, डिपेंड करता है, एसिड एसिड पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन रेट, ये समझो किस पे डिपेंड करता है, एसिड पे। फिर डेप्रिसिएशन का रेट, दूसरी बात क्या है, डेप्रिसिएशन का रेट।
ठीक है। मैंने कहा जी 10% रेट ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे रखूंगा और 10% ठीक है रेट, अंदाजा लगाया। 10% का मतलब है स्ट्रेट लाइन पे कि 10 साल इसकी जिंदगी है और 10% हर साल डेप्रिशिएट हो जाएगा। ये भी क्या है, एक अंदाजा। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एसिड के ऊपर, हालात पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि मैंने कहा भाई अच्छा 3 साल गुजरे, आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, मशीन क्या हुआ, मशीन की एफिशिएंसी गिर गई, ठीक है, एफिशिएंसी लॉस्ट। अब मतलब हमने तो ये कहा था कि 10 साल बराबर बराबर फायदा देगी, तो 10% स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। 3 साल बाद मशीन ने अपनी एफिशिएंसी खो दी, कुछ भी मसला हुआ, गड़बड़ हुई, चलते चलते खराब होना शुरू हो गई, या अब वो चीज नहीं रही, तो ठीक है, तो मैंने कहा यार अब इस पे इसकी लाइफ कम हो गई है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में देखा था ना कि डेप्रिसिएशन का रेट से हम लाइफ निकाल देते, लाइफ से हम रेट निकालते थे। ठीक है, तो यानी कि एसिड के 3 सालों बाद लाइफ एफिशिएंसी लॉस्ट हो गई है, और अब आप क्या करो, डेप्रिसिएशन का रेट भी या लाइफ, यूजफुल लाइफ चेंज कर दो। अंदाजा था, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी जा सकता है, फाइन। इसी तरह रेजिडुअल वैल्यू, मैंने कहा भाई अंदाजा लगाया कि यार आफ्टर 10 इयर्स, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू होगी 10,000 रुपये किसी भी मशीन की जो भी मेरे पास है। ठीक है, 4 साल बाद पता चला, 4 इयर्स लेटर, मुझे ये पता चला कि यार 10,000 की नहीं बल्कि इसकी स्क्रैप तो बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की मशीन के लात है तो ये मुश्किल ही है 5,000 की बिकेगी। तो 5 इयर्स की क्या होगी स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या थी, किस पे डिपेंड कर रही है, एसिड पे। अगर एसिड सही हालत में चलता रहेगा, एक मशीन ठीक ठीक चलती रहेगी, तो हमें पता है कि ज्यादा स्क्रैप वैल्यू होगी। लेकिन अब ऐसा कुछ हो गया, एसिड डैमेज हो गया है, ठीक है, या ऐसी ऐसा खराब हुआ है कि अब हम कहते हैं 10 का नहीं बिकेगा, आखिर में 5,000 का ही बिकेगा, तो ये क्या है, अंदाजा। और अंदाजा डिपेंड किस पे हो रहा है, एसिड के ऊपर। तो ये भी मेरे क्या हुई, एस्टिमेट हुआ। ठीक है, तो एस्टिमेट की डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। एस्टिमेट क्या है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो एग्री हो गए सब। ये किसके कंट्रोल में है, एसिड पे डिपेंड करता है या हालात पे डिपेंड करता है। लाइबिलिटी का क्या है, ये भी आपके, हम एसिड का स्टैंडर्ड पढ़े हैं ये 16, तो ये भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, आपके लिए क्या है, एसिड और हालात। ठीक है, अगर हालात ठीक ठीक रहेंगे, ठीक है, मशीन अपनी एफिशिएंसी से काम करती रहेगी, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी बराबर बराबर करते रहेंगे। लेकिन मशीन ने कोई गड़बड़ की, हालात ऐसे बदले कि यार मार्केट में इस चीज की कीमत ही डाउन हो गई है, तो आखिर में हो सकता है 10,000 की जगह 5,000 की बिके। ठीक है, तो यानी कि ये रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू के बाद में कितने की बिकेगी, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या होना चाहिए, ये सब एसिड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डेप्रिस यूजफुल लाइफ कितनी है, हालात पे डिपेंड करता है कि यार कितने साल चलेगा, अगले साल हालात हो सकता है मशीन के हालात खराब हो जाए। फिर डेप्रिसिएशन रेट, क्या 10% लगाऊं, 15% डेप्रिशिएट करूं, 20% करूं, तो ये सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सरकमस्टांसिस पे और एसिड्स पे चीजें डिपेंड कर रही है। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, एसिड पे डिपेंड करे, तो मतलब ये क्या है, सारे एस्टिमेट्स। आई होप एस्टिमेट्स इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मेथड आपसे कोई बंदा पूछे क्या है, आप कहोगे ये एस्टिमेट है। डेप्रिसिएशन का रेट पूछे क्या है, आप कहोगे एस्टिमेट है ये। और डेप्रिसिएशन की रेजिडुअल वैल्यू कितने का बिकेगा, ये भी एक एस्टिमेट है, क्योंकि एसिड पे या हालात पे डिपेंड करता है, हमारे इख्तियार में नहीं है। ठीक है, तो ये चारों चीजें एस्टिमेट्स हैं। एग्रीड। अब एस्टिमेट समझ तो आ गया, अब एस्टिमेट का करना क्या है, एस्टिमेट की अकाउंटिंग कैसे करनी है, समझ तो हमें आ गया कि एस्टिमेट क्या होता है, जो एसिड पे या हालात पे डिपेंड कर होता है, हमारे इख्तियार में नहीं होता। एस्टिमेट की अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कहता है अच्छा अगर ये चीज आपके इख्तियार में नहीं है ना, तो फिर आप क्या करो, है तो अंदाजा ही है, आप क्या करो, एस्टिमेट को रिव्यू करो, रिव्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट, हर रिपोर्टिंग डेट पर, यानी कि
आपके लिए क्या है, समझो हर साल में जब भी रिपोर्ट आप करते हो ना, यानी कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, उसको क्या करो, रिव्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट। आप अपने एस्टिमेट्स को रिव्यू कर लिया करो कि यार ठीक है कि नहीं। हर रिपोर्टिंग डेट पे आप उसको रिव्यू करो। एक बात, इफ चेंज्ड, अगर आपको लगे चेंज हो गया है, यानी कि आपने शुरू में कहा था यार भाई साहब मेरी मशीन 10 साल बाद 1 लाख रुपए की बिक जाएगी स्क्रैप वैल्यू, एग्रीड। आपने अब 2 साल अंदाजा है, तो स्टैंडर्ड क्या है, हर अंदाजे को हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू कर लिया करो कि कुछ चेंज तो नहीं आ गया। आपने स्टैंडर्ड की बात मानी और रिव्यू कर लिया, ठीक है। दूसरे साल के आखिर में जब पहुंचे, पहले साल के आखिर आखिर में आपका अंदाजा था कि 1 लाख रुपए की बिकेगी, दूसरे साल के आखिर में पहुंचे तो आपको अंदाजा हुआ कि लाख की नहीं बिकेगी, 80,000 की बिकेगी, ठीक है। तो ये एस्टिमेट में चेंज आ गया। तो स्टैंडर्ड कहते हैं इफ चेंज, ठीक है, चेंज, डू चेंज, चेंज कर दो, बट क्या है, प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, प्रोस्पेक्टिवली चेंज करो। प्रोस्पेक्टिव अब क्या चीज होती है, यानी कि आज ठीक करो, आज ठीक करो और आगे ठीक करो। पास्ट में जो कुछ हो गया, पास्ट को इग्नोर करो, पुराने सालों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये करना कैसे, मैं आपको अभी सवाल कराता हूँ, उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। यानी एस्टिमेट को हर रिपोर्टिंग डेट पे रिव्यू कर लो, ठीक है, एक बार देख लो कुछ फर्क तो नहीं आ गया। अगर फर्क आ गया है तो उसको चेंज कर लो। चेंज कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है, जो कुछ भी है आज ठीक करूं और आगे ठीक करूं। पास्ट में जो कुछ कर चुका हूं उसको छेड़ना नहीं है, जो हो चुका वो हो चुका, पास्ट को इग्नोर करना है। पास्ट को आपने इग्नोर करना है, आज ठीक करना है इस साल और आगे सालों में ठीक कर देना है, पास्ट को इग्नोर करना है। प्रोस्पेक्टिव लेकिन ऑपोजिट क्या होता है, एक चीज रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली क्या होता है जी बच्चों, रेट्रोस्पेक्टिव स्टैंडर्ड कहते हैं यार कि आप आज भी ठीक करो, आइंदा तो ठीक करना ही करना है, आज भी ठीक करो टुडे, प्लस आगे भी ठीक करना है, और माजी में जाओ और माजी को भी ठीक करो। बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है कि माजी, पास्ट को इग्नोर नहीं करना बल्कि पास्ट को भी ठीक करो। रेट्रो, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि आज ठीक करो और आज से आगे ठीक करो, माजी में जो हो चुका है बस ठीक है भूल जाओ। रेट्रोस्पेक्टिव होता है कि नहीं, माजी में आप वापस जाओ और पास्ट को भी ठीक करो। तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, ये हम आईएसएट जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, ठीक है, कि इसको माजी को कैसे ठीक किया जा सकता है। पिछले 5-10 साल पहले अगर कोई गलती हुई है, ठीक है, या कुछ चेंज करना है रेट्रोस्पेक्टिव, तो माजी को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये हम इसका जवाब आईएसएट में जाके पढ़ेंगे। तो अभी तो हमारे लिए आसानी है क्या, स्टैंडर्ड ने क्या है कहा कि हर एस्टिमेट को बैलेंस शीट डेट पे या रिपोर्टिंग डेट पे रिव्यू करो, चेंज है तो उसको चेंज कर दो, प्रोस्पेक्टिव यानी आज ही ठीक करो और आज से आगे ठीक करो, पास में जो कुछ हो चुका है उसको इग्नोर करो, ठीक है। तो ये एस्टिमेट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बता दिया। और एस्टिमेट होता क्या है, जो एसिड पर या लाइबिलिटी या हालात पे डिपेंड करता है, हमारे इख्तियार में नहीं है। और एस्टिमेट से हमने अभी तक कौन सी टाइप पढ़ी है, यूजफुल लाइफ एक एस्टिमेट है, ठीक है, एसिड पे डिपेंड करती है ना। अगर ऐसे सही चलता रहा तो 10 साल ही होगी, अगर खराब हो गया तो हम कहेंगे 10 साल नहीं, यूजफुल लाइफ इसकी 6 साल है। एसिड पे डिपेंड है, हालात पे डिपेंड कर रहा है। फिर डेप्रिसिएशन का रेट, डेप्रिसिएशन का मेथड, अगर बराबर फायदा देता रहे तो स्ट्रेट लाइन, बीच में कोई गड़बड़ की तो रिड्यूसिंग लगा देंगे, जैसे जैसे फायदा कम। इसी तरह रेजिडुअल वैल्यू आखिर में कितने का बिकेगा, ठीक है, ये भी अंदाजा है। तो ये 4 हमने एस्टिमेट आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, ये 16 के। और हमने कहा कि एस्टिमेट को हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करें और जब भी चेंज हो जाए तो उसको ठीक कर दें, आज ठीक करें और आज से आगे पास में इग्नोर कर दें। तो आई होप एस्टिमेट्स और एस्टिमेट्स इन IAS 16 कितने किस्म के एस्टिमेट्स हैं और इसकी अकाउंटिंग क्या करनी है, हर डेट पे रिव्यू करना है, प्रोस्पेक्टिवली चेंज करना है, वेरी वेरी क्लियर होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये एस्टिमेट्स, ठीक है। तो अभी हम जो सवाल करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कभी डेप्रिसिएशन की लाइफ चेंज हो रही होगी, सॉरी एसिड की, कभी उसकी स्क्रैप वैल्यू चेंज हो रही होगी, कभी डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो रहा होगा। तो हम यही रूल्स में आपको दिखाऊंगा, वहां पे लग रहे होंगे, ठीक है। एस्टिमेट्स आर नाउ क्लियर।
फिर एक और चीज होती है स्टैंडर्ड में, उसको क्या कहते हैं, पॉलिसी। ये बड़ी मजे की चीज है, पॉलिसी। पॉलिसी स्टैंडर्ड क्या है भाई? हाँ, एस्टिमेट तो तुम्हारे इख्तियार में नहीं था, पॉलिसी हमारे इख्तियार में होती है, हमारे कंट्रोल में होती है, पॉलिसी हमारे कंट्रोल में होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड ने हमें क्या किया है, खुली छूट दी है, खुली रायत दी है या खुली छुट्टी। स्टैंडर्ड ने क्या किया है, आपकी खुली छुट्टी है, मर्जी है आपकी, मर्जी, खुली छुट्टी दी है, यानी कि हमारी मर्जी। उसको हम क्या कहते हैं, जो चीज हमारे इख्तियार में ना हो वो तो एस्टिमेट हो गया ना, जो एसिड पे या हालात पे डिपेंड करती है। पॉलिसी क्या है, जो स्टैंडर्ड ने खुली छुट्टी दी है कि भाई आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो, हमारे कंट्रोल में है। एग्रीड, ओके। यानी कि अब इन्वेंट्री याद है किसी को, IS2 हमने पढ़ा था, उसमें क्या यूज करते थे, फाइफो यूज करना है या वेटेड एवरेज। फाइफो या वेटेड एवरेज, ये क्या था, हमारी मर्जी थी। ठीक है, तो ये क्या होगी, पॉलिसी है ये। ठीक है, ये क्या है, कंपनी की मर्जी है, तो पॉलिसी इसको कहते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें जिसमें स्टैंडर्ड खुली छूट दी है, हमारी मर्जी है, वो पॉलिसी है। हम जो मर्जी पॉलिसी अपनाए। पॉलिसी वैसे होती है क्या, रूल्स या रेगुलेशंस को कहते हैं ना पॉलिसी, रूल्स या रेगुलेशंस जो बनाए हुए हैं। तो ये हमारी मर्जी है, जिस तरह IS2 की मिसाल दी मैंने आपको कि यार फाइफो यूज करना है या वेटेड एवरेज यूज करना है, ये आपकी मर्जी है, स्टैंडर्ड ने आपको दोनों ही अलाउ किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके। इसी तरह IS16 में होती है भाई क्या, हमारी मर्जी, या तो PPE को कॉस्ट पर रखो, पहले दिन तो कॉस्ट पे रखना है, ये तुम्हारी मजबूरी है। ठीक है, बाद में या इसको कॉस्ट पे रखो या रीवैल्यूएशन मॉडल लेके जाओ। ठीक है, रीवैल्यूएशन मॉडल में आपको कल से पढ़ूंगा, अभी ये नोट्स में लिख लें उसको सुनहरी हरूफ में, और बाद में जब हम रिवाइज करेंगे तो आप इसको टिक करेंगे, यस हो गया। कॉस्ट पे रखो या रीवैल्यूएशन मॉडल पे। रीवैल्यूएशन मॉडल आपको हल्का सा बताया है मैंने अभी तक कि यार आपने एक एसिड लिया है, हल्की सी बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है, बिल्कुल बेसिक सा बता देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा। कॉस्ट है जी एसिड की मेरी 1 लाख रुपए का लिया है मैंने, आज लिया है जी, फर्स्ट करें आज, 1 जनवरी 2023 है, या 2022 कर लेते हैं आज। ठीक है, कॉस्ट इतनी है जी, आ, तो ये डेप्रीशिएट इसकी। ठीक है, इसको लिया था इतनी कॉस्ट का, और ये अभी लेट्स वो 2 साल गुजर गए हैं, 2 सालों की डेप्रिसिएशन हुई है जी, स्ट्रेट लाइन पे 15-15 हजार करके, या 20-20 हजार करके 40 हजार डेप्रिशिएट हो गया। आज मेरे पास क्या आ गया, 31 दिसंबर 2022-23, दूसरे साल के आखिर में बैठा हुआ 60 हजार का एसिड है। इसकी क्या है, नेट बुक वैल्यू, किताबों में इस वैल्यू वैल्यू पर आ रहा है। मैं चला गया मार्केट में, मार्केट में गया, ठीक है, तो मुझे पता चला यार इसकी वैल्यू तो 1,20,000 रुपये है, मार्केट वैल्यू। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, पहला दिन ऐसे मैंने क्या किया है, 2 साल पहले लाख रुपए का लिया था, उल्टा उसको 2 साल और डेप्रिशिएट किया है, 60 हजार का बनाया है। मार्केट में गया हूँ तो भाई इस तरह के एसिड तो आजकल बड़े शॉर्ट हुए हैं, ये तो 1,20,000 रुपये का एसिड है। तो स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है, या तो इसको कॉस्ट पे रखना है तो इसको इसी तरह हर साल ना चलाते रहो, डेप्रिशिएट करते रहो करते रहो करते रहो, या अब आपकी अपनी मर्जी है, अगर उसको मार्केट वैल्यू पे लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, तुम्हारी मर्जी है, ये पॉलिसी आप खुद डिसाइड करोगे क्या। इस अमाउंट को 1,20,000 को क्या कहते हैं, रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट। ठीक है, मैंने कहा यार दो ऑप्शन है, या तो 60 हजार को इसी तरह डेप्रिशिएट करता रहूं, कॉस्ट मॉडल पर ही रखूं, या रिवैल्यूएशन मॉडल पर ले जाऊं कि हर साल उसको रिवैल्यू करता रहूं, तो ये मेरी मर्जी है। तो मैंने क्या किया जी, लेट्स सपोज मैंने कहा जी 1,20,000 पे लिखूंगा, यानी कि मैं कौन सा मॉडल ऑप्ट करने जा रहा हूँ, रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, तो मैंने इसको 1,20,000 पे लिखा। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये सवाल आपके जहन में होने चाहिए, हम कल या परसों जब भी आज से रिवैल्यूएशन मॉडल सीखेंगे तो ये सवाल आपके जहन में होना चाहिए कि यार अब इसका क्या करूं, लाख से 60 हजार से 1,20,000 पे लेके हूँ, इसकी अकाउंटिंग क्या करूं। ये सवाल आपके जहन में आपको 1-2 दिन तंग करना चाहिए, फिर मैं आपको सिखा दूं।
ठीक है। तो यानी कि स्टैंडर्ड ने हमें क्या किया, खुली छूट दे दी कि कॉस्ट पे रखना है तो उसी तरह उसको डेप्रिशिएट करते रहो, या अगर आप कहते हैं नहीं मार्केट के मुताबिक लेके आना है, ठीक है, तो उसको 60 से, अगर उसकी मार्केट 1,20,000 है तो 1,20,000 पे ले जाओ, खुली छुट्टी है। तो ये क्या होती है, पॉलिसी। ठीक है, ये IS 16 की पॉलिसी। ठीक, IS 2 की क्या थी कि इसको फाइफो पे रखना है या वेटेड एवरेज पे रखना है, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो हमने कहा जो चीज़ हमारी मर्जी पे होती है वो क्या होती है, पॉलिसी होती है, हमारे कंट्रोल में होती है। ठीक है, IS 2 की पॉलिसी बताया, IS 16 की भी कॉस्ट पे रखना है तब भी मर्जी है, रीवैल्यूएशन करानी है तब भी आपकी मर्जी है। रीवैल्यूएशन होता क्या है ये हम आगे जाके सीखेंगे, सिर्फ ये समझ लें कि ये हमारी मर्जी है। ठीक है, अब मर्जी के बारे में स्टैंडर्ड क्या कहता है। एस्टिमेट के बारे में उसने क्या कहा था कि हर रिपोर्टिंग डेट पर देखो, अगर एस्टिमेट में चेंज आ गया तो उसको चेंज कर दो, आपकी ठीक है, तो क्योंकि वो ऐसे हालात पे डिपेंड कर रहे हैं। हर बैलेंस शीट पे देखो चेंज कर दो, प्रोस्पेक्टिव चेंज कर दो। पॉलिसी के बारे में कहता है भाई हर दफा चेंज नहीं करनी, आपने हर पॉलिसी को क्या करना है, कंसिस्टेंसी से अप्लाई करना है। कंसिस्टेंसी मतलब मुस्तकिल मजाजी, मुस्तकिल मिजाजी से। ये नहीं कि एक साल आपने फेयर वैल्यू पे रखा है, फिर फेयर वैल्यू कम होगी है, फिर आप जो है ना रीवैल्यूएशन से फिर कॉस्ट मॉडल पे आ रहे हैं, फिर कॉस्ट से फिर देखा जी मार्केट में रेट बढ़ के दोबारा रीवैल्यू किया, फिर रीवैल्यू करके फिर आप कॉस्ट पे, ऐसा नहीं करना। इसी तरह कोई ये नहीं है कि एक साल आप फाइफो पे रख रहे हो, दूसरे साल वेटेड एवरेज कॉस्ट पे इन्वेंट्री को रख रहे हो, फिर फाइफो पे रख रहे हो, फिर वेटेड, ऐसा काम नहीं करना। जो भी एक पॉलिसी अपनी मर्जी, एक मर्जी पिक कर लो और बस लगातार उसी को लगाते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। तो पॉलिसी के बारे में स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, बेशक आपकी मर्जी है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर साल ही चेंज करो, उसको कंसिस्टेंसी से इम्प्लाई करो। ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी से, ईयर ओवर ईयर, ईयर हर साल, साल बा साल आप उसको लगाओ कंसिस्टेंसी से। एंड इवन मंथ बाय ओवर मंथ, ये नहीं कि 3 महीने आपने रिवैल्यूएशन मॉडल बनाया है फिर अगले 6 महीने कुछ और किया है, या 3 महीने आपने फाइफो लगाया है फिर अगले 4 महीने वेटिटेज लगाया है, फिर फाइफो, ऐसे नहीं, मंथ ओवर मंथ, ईयर ओवर ईयर। उस कहने का मतलब ये कि एक दफा पॉलिसी आपकी मर्जी है, अपनी मर्जी से उठाया, फिर उसको मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करना है। एग्रीड। अब ठीक है, अब सवाल ये है कि जिस तरह एस्टिमेट चेंज होता था तो उसको प्रोस्पेक्टिव करते थे। ठीक है, हर बैलेंस शीट डेट पर रिव्यू करके प्रोस्पेक्टिव चेंज। पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी के बारे में स्टडी क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी अप्लाई करो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं अप्लाई करना, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। यानी कि मैंने फाइफो रख लिया था, अब मैं उसको वेटेड एवरेज पे लेके आना चाहता हूँ, या वेटेड एवरेज रखा है तो उसको फाइफो पे लेके आना चाहता हूँ। तो अब ये आपके लेवल पे समझा लो। तो स्टैंडर्ड कहता है भाई ये शुरू में आपको मैंने खुली छुट्टी दी थी ऑप्शन, कि आप फाइफो रखते या वेटेड एवरेज रखते, आपको खुली ऑप्शन दी थी। अभी आप तक FPR 1 के ना इस लेवल पे आपको इसी तरह समझाऊंगा मैं, आगे थोड़ा सा चेंज होगा, वो हम आगे देखेंगे, बड़ा चेंज होगा, कॉन्सेप्ट का चेंज ही होगा। ओके, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या भाई, पहले दिन आपको छुट्टी दी थी ना कि आप फाइफो यूज करो या वेटेड एवरेज, मैंने कहा बिल्कुल। तो कहता है अब जो है ना चेंज नहीं हो सकती, अगर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज देन डू इट रेट्रोस्पेक्टिवली। कि भाई छुट्टी दी थी इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप रोज मजाक बनाए हुए हैं। आपने क्या करना, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करो अगर चेंज करना ही चाहते हो। तो रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब था, ये ऊपर अभी सिखाया था आपको, यानी आज भी ठीक करो, प्रोस्पेक्टिव का ऑपोजिट था, आज भी ठीक करो, आगे भी ठीक करो, पास्ट में जाओ और पास्ट में भी ठीक करो, यानी कि पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना पास्ट में जा सकते हो ना वहां तक जाओ, सारा ही ठीक करके आओ। यानी कि लंबे वक्ते में डाल दिया स्टैंडर्ड ने। क्यों, क्योंकि हमें अपनी मर्जी दी थी ना, तो जब अपनी मर्जी होती है तो ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, एस्टिमेट में हमारी मर्जी थी, वो एसिड पे हालात पे डिपेंड, वो कहता है ठीक है आज ठीक करो, आगे ठीक करो। रेट्रो, ठीक है, पॉलिसी में हमारी मर्जी दी थी, तो अब जब हमारी मर्जी है तो हम उसी को कंसिस्टेंसी अप्लाई करूंगा। एक तो अपनी मर्जी की है, ऊपर से आप कहते हो अब चेंज करनी है, ठीक है, चेंज करनी है तो फिर वापस पीछे जाओ, जहां से मर्जी स्टार्ट की थी ना वहां से शुरू से ही चेंज करो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने क्या कहा, पॉलिसी में कोई भी चेंज करना हो तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करना है। यानी अगर आप फाइफो यूज कर रहे थे, वेटेड एवरेज पे आना चाहते हो, तो आप वापस पहले दिन पे जाओ, वहां से दोबारा सारा ही वेटेड एवरेज करो, मजाक नहीं है। एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, ओनली वन एक्सेप्शन।
स्टैंडर्ड कहता है हाँ एक चीज में आपको रायत देता हूँ कि उस पर बेशक रेट्रोस्पेक्टिव ना करो, एक एक रायत है पॉलिसी में। और मजे की बात है ये रायत हमारे हमारे एसिड्स पे है, यानी IAS 16 में रायत है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको क्या कहा, कॉस्ट मॉडल से फिर रीवैल्यूएशन मॉडल पर जाना। यानी मैंने कहा 60,000 की है, यहाँ से मैं कहता हूँ नहीं 1,20,000 पे जाने करीब। उसने कहा ठीक है तो ये पॉलिसी का चेंज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख लें। अभी आपको है समझना है, बस रजिस्टर पे लिखा होगा तो जब आप रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह तो आपको सब कुछ आता होगा। एक रायत क्या है, स्टैंडर्ड कहते हैं यार कॉस्ट मॉडल से पीपी के दो मॉडल पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक अभी तक हम सारा जिंदगी कॉस्ट ही पढ़ते हैं, लेकिन दूसरा मॉडल है रीवैल्यूएशन मॉडल। स्टैंडर्ड कहते हैं यार कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल है तो पॉलिसी का चेंज। तुम्हारी अपनी मर्जी थी ना, पॉलिसी का चेंज है तो पॉलिसी का चेंज है ना, कि आप कॉस्ट रखो या रिवेल। मगर तो पॉलिसी का चेंज हमने क्या कहा, हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव होती है, लेकिन एक रायत है क्या, मगर इसको कॉस्ट से रिवैल्यूएशन में जाना है तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव ना करो, मगर इसको प्रोस्पेक्टिव, यानी आज ठीक करो और आगे ठीक करो, पास्ट में जो कुछ हो चुका उससे भूल जाओ, मगर इसको प्रोस्पेक्टिवली ठीक करो। हमारी जिंदगी उसने आसान नहीं, क्यों आसान नहीं, इसकी लॉजिक क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड ये प्रेफर करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लोग फेयर वैल्यू की तरफ मूव करें, आसानी पैदा की। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड क्या करते हैं जी आपके लिए, आसानी पैदा करते हैं, मुश्किल नहीं बनाते, आसानी पैदा करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, आप फेयर वैल्यूज की तरफ मूव करो चीजों को। जो पुरानी पुरानी अकाउंटिंग होती थी ना, पुराने मॉडल्स, उसमें ना हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पे चलती थी चीजें, बस एक दफा जो पुरानी कीमतें खरीदी उसी को चलाते रहो। आप स्टैंडर्ड कहते नहीं यार, क्योंकि हर दिन रेट्स प्राइसेस चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो कंपनीज को भी अपने अकाउंट्स में फ्रेश लुक देनी चाहिए। ठीक है, यानी कि फेयर वैल्यू को प्रमोट कर रहे हैं स्टैंडर्ड की, हर चीज अपनी फेयर वैल्यू पे आए, रादर देन के 5 साल 50 साल पहले कितने की बिल्डिंग ली थी और कितने। तो इस आसानी पैदा करने के लिए स्टैंडर्ड ने कहा कि ठीक है, अगर आप उसको कॉस्ट से ना फेयर वैल्यू या री वैल्यू की तरफ मूव कराते हो तो मैं आपको ये आसानी देता हूँ कि उसको पास में जाके चेंज ना करो, आज चेंज करो, और आज से आगे यानी कि प्रोस्पेक्टिवली चेंज करो। बेशक, ठीक है, बेशक कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे आना या कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे आना है तो पॉलिसी का चेंज। और पॉलिसी में मैंने स्ट्रिक्ट रूल लिखा हुआ है कि वो पास से ठीक करो, लेकिन IAS 16 में मैं आपको एक खुली रायत देता हूँ कि आप कॉस्ट से अगर रिवैल्यूएशन में जाना चाहते हैं तो आप उसको प्रोस्पेक्टिवली चेंज करें, यानी कि पास में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन है हमारे सिलेबस के अंदर। ठीक है, कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना है तो पॉलिसी का चेंज, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव, यानी आज ठीक करो और आज से आगे पास में जो कुछ हुआ उसे इग्नोर करो। तो आई होप पॉलिसी इज वेरी क्लियर, एस्टिमेट्स आर वेरी वेरी क्लियर, एंड पॉलिसीज भी सेम, वेरी क्लियर। ठीक है, आसानी होगी, ठीक है, कि उसको कंसिस्टेंसी अप्लाई करने और चेंज करना भी है तो रेट्रोस्पेक्टिव, लेकिन एक एक्सेप्शन, हाँ, पीपी को अगर चेंज करना है कॉस्ट से रिवैल्यूएशन पे तो प्रोस्पेक्टिव कर सकते हो। अब ये हम काम कल से स्टार्ट करेंगे, आज आपकी बेस थोड़ी सी बनेगी, इसको रिवाइज करना। एग्रीड, फाइन, ऑल राइट जी। अब हम सीखते हैं कि एस्टिमेट को चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, और हाँ आपको एक नेट बुक वैल्यू का भी क्वेश्चन कराना था, ठीक है, तो वो भी करा देता हूँ साथ। पहले तो एस्टिमेट के ना हम सीखते हैं, बुक से ही सीखते हैं। एस्टिमेट हमने क्या कहा था, जो पास में हो चुका उसे इग्नोर करो, अगर चेंज हो गया हर बैलेंस शीट पर देखो क्या हुआ है, पास में जो कुछ हो चुका है उसे इग्नोर करो, और आज से आगे ठीक करो। ठीक है, तो चलें जी, बुक में इसकी अच्छी एग्जांपल्स दी हुई हैं तो वहां से हम कर लेते हैं। ठीक है, एस्टिमेट हमारा क्या कहता है, यूजफुल लाइफ एक एस्टिमेट, अंदाजा है कितना अर्सा चलेगी। रेजिडुअल वैल्यू एक एस्टिमेट है। डेप्रिसिएशन का मेथड भी एक एस्टिमेट है, क्या स्ट्रेट लाइन पे चलेगी या ज्यादा फायदा देगी या कम देगी, क्योंकि सारे हालात पे और एसिड पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, कल या परसों से हम इंशाल्लाह रीवैल्यूएशन मॉडल स्टार्ट कर देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके इंशाल्लाह बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे।
ताकि मिसकंसेप्शन जितनी भी हैं वो आई ना पहले दिन से इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखें हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन एस्टिमेट्स का टॉपिक आ गया। ठीक है, एस्टिमेट का अब आपको मेरा नहीं ख्याल रिपीट करने की जरूरत है। एस्टिमेट क्या होता है आपको बखूबी पता चल गया। चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड यानी कि मेथड को चेंज करना है। ठीक है, a change from one period to another is permissible only to the ground at fair representation। ठीक है, ये हम आईएएस उसमें पढ़ेंगे एट में कि चेंज तभी अलाउ करता है कि आप अगर फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना चाहते हैं, जो कि हमने कहा स्टैंडर्ड ने प्रमोट किया है, फेयर प्रेजेंटेशन दे। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। ठीक है, मेल्टन फैब्रिक्स ओन्स अ मशीन जिसकी कॉस्ट थी 30,000 रुपया ऑन 1 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2014 को उसकी कॉस्ट कितनी है भाई, 30,000 रुपये। ठीक है, इट वॉज बींग डेप्रिशिएटेड ओवर 10 लाइफ ऑन स्ट्रेट लाइन, क्या आपने स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करना था 10 सालों पे। ठीक है, और 2014 को लिए एट द एंड ऑफ 2017, यानी कि 2014 पूरा गुजरा, 15 पूरा गुजरा, 16 भी गुजरा, 17 के आखिर में पहुंची, चौथे साल के आखिर में। ठीक है, मैडन फैब्रिक्स ने डिसाइड किया कि चेंज करूंगा डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड हमें पता है क्या है, एस्टिमेट है, चेंज हो सकता है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग। एक तो मेथड चेंज करूंगा, दूसरा रेट भी चेंज करूंगा 25% पे। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, एस्टिमेट चेंज हो सकता है, हो सकता है कैसे, प्रोस्पेक्टिव यानी उस साल ठीक करो और उससे आगे, पास में जो कुछ इग्नोर करो। तो पहले हम उस साल तक पहुंच जाते हैं जिस साल चेंज। अभी मैं 2014 में बैठूं तो मैंने 3 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, और क्या है स्ट्रेट लाइन है तो मेरी जिंदगी आसान है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, सवाल में दी भी नहीं है तो जीरो। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी 10 साल। ठीक है, तो 3,000 पर मंथ पर ईयर डेप्रिसिएशन है, कितने साल गुजरे, 2014 पूरा गुजरा, 15 पूरा गुजरा, 16 पूरा गुजरा। ठीक है, तो यानी कि 3 साल पर, तो 3 3 3 ईयर्स है ना, एक साल के 3,000 है तो 3 साल की कितनी होगी 9,000। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम वेस्ट करना है तो अलग अलग करें, वरना कंबाइन ही कर ले। ठीक है, 9,000 रुपया डेप्रिशिएट हो गया, डेप्रिसिएशन। ठीक है, आज तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 9,000। क्या डेट है आज मेरे भाई, 1 जनवरी 2017। ठीक है, 14 15 16 3 साल गुजर के 17 के पहले दिन में बैठा हूँ, कितनी है जी 21,000 उसकी नेट बुक वैल्यू। ओके, ओके। अब 2017 में मेरे साथ हुआ क्या, मैंने कहा यार उसका क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस पर ले जाना है। ठीक है, तो यानी एस्टिमेट चेंज हुआ, एस्टिमेट चेंज कैसे अकाउंट फॉर करते हैं हमने अभी भी सीखा है, क्या करें कि उसको प्रोस्पेक्टिव चेंज करते हैं, यानी आज ठीक करूं, आज मतलब जिस साल चेंज हुआ, किस साल चेंज हुआ है 2017 में, आज ठीक करूं और 2017 से आगे ठीक करूं। ठीक है, जितने भी साल इसकी जिंदगी है। ठीक है, तो आइए जी इसको आज ठीक कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं आज। ठीक है, आज कब कैसे चेंज करना है, आज वो मेथड कहता है रिड्यूसिंग बैलेंस लगाओ आज से। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मुझे पता है किस पर लगता है, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई रेट, इसी पे लगता है ना, नेट बुक वैल्यू पर रेट लगता है रिड्यूसिंग बैलेंस। तो आज के दिन, ठीक है, यानी कि जब मैं 31 दिसंबर 17 की शाम को बैठा हूँ डेप्रिसिएशन निकालने, तो आज के दिन उसकी बुक वैल्यू क्या है जिस पर रेट लगाना है ना। ठीक है, तो मैंने कहा वही है जो साल के शुरू में थी, क्योंकि डेप्रिसिएशन साल के आखिर में कैलकुलेट होगी ना। तो मैंने क्या किया, नेट बुक वैल्यू कितनी है भाई, वही 21,000, बस ठीक है। पहले 10 पे डिवाइड करके निकाला था, अब मैंने चेंज करना है तो नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई रेट, तो नेट बुक वैल्यू आज है कितनी 21,000। हाँ भाई, रेट क्या लगाना है, 25% लगाना है, बस ठीक है लगा दिया। तो 21,000 का 25% लें, 5,250, ये इसकी डेप्रिसिएशन है। देखें पास में कुछ मैंने छेड़छाड़ की नहीं, बल्कि यहाँ पे मैंने क्या किया, बस यहाँ तक जो हो गया 2017 तक के स्टार्ट तक। ठीक है, 2014 15 16 जो 3 सालों में हो गया हो गया। 17 में मैंने पास में जाके कुछ चेंज नहीं किया, आज मैंने कहा रिड्यूसिंग करना है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग में क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू, बताओ रिटर्न डाउन वैल्यू है कितनी, जितनी भी थी
21,000 थी बस, ठीक है, रेट 25% गया, आज से आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये 2017 की डेप्रिसिएशन होगी। 2018 की कैसे होगी? रिटर्न डाउन वैल्यू पर रेट, रिटर्न डाउन वैल्यू पहले कितनी थी? 21,000, फिर मजीद कितना, 5,250 मजीद डेप्रिशिएट हुई, और अब अगले साल की डेप्रिसिएशन इसका 25%। ये अगले साल के, यानी कि जो माजी में हो चुका उसे भूल गया हूँ, 2017 में चेंज करनी थी, 2017 में ठीक की, और उससे आगे ठीक की, चेंज की, मसला नहीं है। तो देखें इसका भी आंसर क्या है। तो चेंज इन डेप्रिसिएशन क्या, एक एस्टिमेट है। तो चेंज हो गया तो बस जिस साल हुआ उसी साल चेंज करो, माजी में ना जाओ, उसी साल चेंज करो, उससे आगे चेंज करो। तो यहाँ पे क्या है, मॉडर्न फैब्रिक्स ने 30,000 की मशीन नहीं दी थी, ठीक है। सवाल को दोबारा देखते हैं, देखें आप लोग, मैं अभी पढ़ लेता हूँ। तो 3 साल की डेप्रिसिएशन 9,000 गुजर गई, 21,000 का पड़ा हुआ है, तो आप चेंज करना, तो बस ठीक है, 21 को ही आगे चेंज कराओ, ठीक है। अगला रिड्यूसिंग बैलेंस होता क्या है, नेट बुक वैल्यू पर लगता है। तो नेट बुक वैल्यू है कितनी, 21,000, उस पर रेट लगा दो बस। पास में नहीं देखना कि किस रेट पे करते हैं, बस जो है आज ठीक करो, चेंज करो, आज से आगे चेंज करो बस। तो मैंने उसका 25% लिया, और उसको इस साल की डेप्रिसिएशन है, और अगले की जो भी रूल के मुताबिक, ठीक है, रूल तो आता है ना रिड्यूसिंग बैलेंस, तो हमने बहुत डिटेल में प्रैक्टिस कर ली। तो ये इस तरह ट्रीट करते हैं चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड को, ठीक है। तो आप भी देखें इसी तरह हुआ है, एग्रीड। चलें जी, अब डेप्रिसिएशन मेथड के साथ नीचे एक सवाल आ रहा है, यूजफुल लाइफ भी एक एस्टिमेट है ना, रेजिडुअल वैल्यू भी, ये अगर चेंज हो जाए तो फिर क्या करते हैं, कोई मसला नहीं, जिस तरह हमने ये किया है ना, कि आज ठीक करेंगे और आज से आगे पास्ट में जो कुछ है उसको भूल जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने ये क्या लिखा है, प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है, आज से आज और आज से आगे, ठीक है। तो करें जरा, ठीक है जी। इसी तरह हमने क्या कहा था, यूजफुल लाइफ भी एक एस्टिमेट है, तो इस सवाल में इसको देख लेते हैं। आर्चिन्योट इंजीनियरिंग ने एक मशीन ली है, एक जनवरी 2014 को 60,000 की। द मशीन वाज डेप्रिशिएट, 10 सालों पर चल रही थी स्ट्रेट लाइन पे, बस ठीक है, एंड हैज नो रेजिडुअल वैल्यू, नहीं है। चिन्योट इंजीनियरिंग रिवाइज द टोटल ऑन 31 दिसंबर 17, यानी कि 2014 गुजरा, 15 गुजरा, 16 गुजरा, 17 के आखिर में उसको याद आया कि यार टोटल यूजफुल लाइफ जो उनकी 10 साल नहीं थी, बल्कि 8 साल है टोटल। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि क्या रिमेनिंग लाइफ 8 साल है या टोटल 8 साल होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। टोटल लाइफ 8 साल है तो क्या होगा, रिमेनिंग 8 साल है तो क्या होगा, ये मैं आपको सिखाता हूँ। रिमेनिंग लाइफ 8 साल है, इन दोनों में बड़ा ही फर्क है, टोटल लाइफ 8 साल होने का, और इसमें क्या क्या उसने टोटल लिया, लाइफ उसकी 8 साल है। तो लाइफ चेंज हो सकती है, सारी बात, एस्टिमेट है तो हमने कहा हो सकती है। तो पहले उस दिन तक पहुंचता हूँ ना, मैंने क्या किया था, 1 जनवरी 2014 को मैंने एसेट लिया था, कॉस्ट कितनी थी, 60,000, ठीक है। फिर 2014 का आखिर, दिसंबर 14, दिसंबर 15, दिसंबर 16, 3 साल डेप्रिशिएट करना है, तो कितना स्ट्रेट लाइन पे, तो वही कॉस्ट 60 है, रेजिडुअल वैल्यू है नहीं इसकी, और एक साल की 10 साल जिंदगी है, तो लाइफ पे डिवाइड किया तो कितना है, 6,000 एक साल की, तो 3 सालों की 18,000, 18,000 डेप्रिशिएट हुआ तो कितना पहुंचा जी, 42,000। इसकी क्या है, 1 जनवरी 2017 की नेट बुक वैल्यू है, एग्रीड। ठीक है, अब उसने क्या कहा, उसकी जो जब ये 2000 आखिरी दिन बैठा था ना, 31 दिसंबर 2017 के आखिर में, जब वो आखिरी दिन बैठ के कैलकुलेशन करते हैं ना डेप्रिसिएशन की, ठीक है, बाकी लॉजिक होती है, वो हम सिखाई भी आपको। अच्छा, 31 दिसंबर को जब वो बैठा ना शाम को कैलकुलेशन करने, यार कितना डेप्रिशिएट हुआ साल में, उसने कहा यार रिवाइज टोटल यूजफुल लाइफ उसकी 8 साल है मशीन की, यानी कि शुरू में हमने क्या कहा था, 10 साल है, अब मैं कहता हूँ नहीं, इसकी टोटल जिंदगी ही 8 साल थी, ठीक है। तो ठीक है, चेंज हो गया तो आज चेंज करो, और आज से आगे, क्योंकि एस्टिमेट है, प्रोस्पेक्टिव चेंज होगा। 8 साल टोटल जिंदगी है, लेकिन इसमें से मैं गुजार कितनी चुका हूँ, ठीक है। 2014 वाला साल गुजरा, 15 वाला गुजरा, 16 वाला गुजरा, ठीक है, यानी कि 3 साल तो पहले ही गुजर गए, तो 8 - 3 तो पहले ही गुजर गए, तो फिर पीछे बचे कितने, 5 ईयर्स। इसकी समझ आई बात की कि नहीं? अगर वो कहता ना रिमेनिंग लाइफ इसकी 8 साल है, तो मैं क्या करता, जो भी इसकी ठीक है, वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ, अभी टोटल लाइफ का सीख लेते हैं, ठीक है।
टोटल लाइफ 10 साल थी, कहते नहीं इसकी जिंदगी थी ही टोटल 8 साल। मुझे शुरू में अंदाजा गलत लगा था कि मैंने 10 साल रखी थी, उसकी थी ही 8 साल टोटल। टोटल 8 थी तो अभी तक 3 गुजर गई, तो बकाया कितनी रहेगी? 5 साल रहेगी ना। तो अ, है कॉस्ट मॉडल, ये ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, जो भी उस दिन की कॉस्ट होती है उस पर रेट लगता है। तो इसकी अब कितनी कॉस्ट है? ठीक है, 42,000। नेट बुक वैल्यू को आगे लेके चलना है, ठीक है, उस दिन की कीमत। तो इसको हमेशा ये रूल लिख लें कि नेट बुक वैल्यू को आगे लेकर चलना है। ठीक है, तो 42,000 है। अब ये 42,000 कितने अरसे पे डेप्रिशिएट होना है? 5 सालों पे, क्योंकि इसकी जिंदगी अब टोटल 8 साल थी, 3 गुजर के, तो बाकी कितने रह गए? 5 साल। तो 5 सालों पे इसको डेप्रिशिएट करना है। तो 42,000 डिवाइड पे 5 करें तो 8400 डेप्रिसिएशन है 2017 की। तो 42,000 में से ये माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 8,000 माइनस करूँ तो 44, 44 में से वो करूँ तो 43,600 की नेट बुक वैल्यू निकलेगी। यानी कि हुआ क्या कि माजी में जो कुछ हो चुका था ना यहाँ तक, उसको मैं भूल गया, उसको चेंज नहीं किया, बस आज से आगे इसको चेंज किया ये काम, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव चेंज करना था। एग्रीड? ओके। 3 साल डेप्रिशिएट होना था, हो चुका है। अब क्या करूं? जब आज बैठूं तो आज ठीक करता हूँ। तो आज मैंने क्या कहा कि इसकी जिंदगी टोटल 8 है, तो उसमें से 3 तो गुजर गए, तो 5 रह गई है। तो 5 पे अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो 42,000 पे, ठीक है, नेट बुक वैल्यू को आगे लेकर चलना है। तो 42,000 को 5 में डिवाइड किया है तो कितना है? 8400। तो ये इसकी डेप्रिसिएशन बन गई फॉर द ईयर, ठीक है, 84 है। तो आप यहाँ पे देखें 8400। तो कितनी आसान है इसकी प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग एस्टिमेट की, कि बस जिस दिन चेंज हो उससे आगे चेंज कर दिया। बस 42,000 था, उसको बकाया जिंदगी चेंज हो गई है, 5 साल आएगी तो 5 पे डेप्रिशिएट किया, 6 होती तो 6 पे करता, बकाया जिंदगी पे डेप्रिशिएट करता। एग्री? अब इसमें एक और वर्ड यूज होता है कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अगर 8 साल होती तो क्या करते? टोटल पहले हमने कहा 10 साल थी, 10 में से कितने? 2014 15 3 साल गुजार लिए, तो असल में उसकी जिंदगी 7 साल थी हमारे पास। लेकिन वो कहता है, अगर वो कहता यहाँ पे टोटल की जगह वो कहते हैं यार रिमेनिंग लाइफ उसकी 8 साल है, तो यानी कि टोटल लाइफ उसकी कितनी हुई होगी? 11 साल। मुझे अंदाजा नहीं हुआ, टोटल लाइफ उसकी 11 साल हुई थी, जिसमें से 3 गुजर गए हैं, पीछे 8 बचते हैं। तो ये टोटल रिमेनिंग लाइफ की अगर बात करता है ना, रिमेनिंग की, तो हम उसको 8 पे डिवाइड करते हैं। ये 42,000 5 पे नहीं बल्कि रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट होता, क्योंकि ऐसे में तो अपनी लाइफ पे डेप्रिशिएट होना है। तो पीछे लाइफ लाइफ रह कितनी की? 8 साल रहेगी, तो 8 पे होता। लेकिन उससे क्या कहा? रिमेनिंग लाइफ 8 साल है, टोटली 8 साल। अच्छा, टोटली 8 साल है तो 3 तो पहले गुजार चुकी हैं, तो 5 रह गए, तो इसको 5 पे डेप्रिशिएट करो। ठीक है, तो एक वर्ड से मतलब चेंज हो सकता है। देखें कितनी आसान है कि बस जिस दिन चेंज हुआ वहां से आगे करनी है। ठीक है, लाइफ चेंज करना इजी है। अब अगला सवाल देखते हैं, रेजिडुअल वैल्यू को कैसे चेंज करें। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना आ गया, लाइफ चेंज करनी आ गई। अब रेट की बारी है, और रेजिडुअल लाइफ की बारी है। ठीक है, अच्छा जी। अ मशीन वाज परचेज्ड 3 years अगो, 3 साल पहले, यानी कि कौन सा था? ऑन 1 जनवरी दो, ईयर 2, यानी ईयर 2 3 साल पहले था। तो आज क्या होगा? ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। आज हम ईयर 5 पे बैठे। एग्रीड? इसकी कॉस्ट इतनी थी और एक्सपेक्टेड लाइफ इतनी थी और रेजिडुअल वैल्यू इतनी थी कि 30,000 होगी। ठीक है, ठीक है, 30,000 रेजिडुअल वैल्यू होगी। ठीक है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी की चेंज द एस्टिमेटेड लाइफ भी उसकी रीअसेस की गई 5 पे। द टोटल लाइफ अब ना वो कितनी है? रिमेनिंग नहीं, टोटल लाइफ अब उसकी 7 साल है, और मशीन की नो रेजिडुअल वैल्यू। ये क्या बात हुई? ऊपर पहले तो हमने क्या कहा था? 30,000 हो गया, वो कहते हैं नहीं होगी वैल्यू, अंदाजा था चेंज हो गया। तो बस परेशानी होना, पहले जिस दिन अंदाजा चेंज हुआ वहां तक पहुंचो। वहां तक कैसे पहुंचेंगे? 1 जनवरी ईयर 2 को हमने लिया था कितने का एसिड? 1,50,000 का। ठीक है, और नहीं बताया हुआ तो मतलब स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करने बराबर फायदा होगा। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ उसकी बताई गई है 10 years, और रेजिडुअल इतनी है। तो डेप्रिसिएशन निकालते कैसे थे स्ट्रेट लाइन में? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? 30,000। ठीक है, डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ कितनी? 10 साल।
तो 1,50,000 में से 3 निकाले 1,20,000, 1,20,000 को 10 पे डिवाइड करें तो 12,000 रुपया एक साल की डेप्रिसिएशन है पर एनम। पर एनम मतलब सालाना। ठीक है, तो अब कितना साल गुजर के 3 ईयर्स को, यानी ईयर 2 भी गुजरा पूरा होगा 31 दिसंबर, ईयर 2 आया होगा, फिर 31 दिसंबर ईयर 3 आया होगा, फिर 31 दिसंबर ईयर 4 आया होगा ना, 3 साल। तो 12, 12 और 12,000, ठीक है, ये 1000 है। तो कितना बना, 12 दिए 36,000 माइनस करें, ठीक है। तो 1,50,000 में 36 माइनस करें, 1,14,000। यानी जिस दिन मैं अब चेंज करने जा रहा हूँ ना जब, तो उस दिन 1,14,000 रुपया उसकी नेट बुक वैल्यू है। इससे मैंने क्या कहा भाई, मैंने कहा एक तो उसकी लाइफ चेंज हो गई है, टोटल जो सी 7 साल है, ठीक है। टोटल कितनी है, 7 साल। मैंने शुरू में क्या कहा था, टोटल उसकी 10 साल है, अब मैं कहता हूँ नहीं टोटल 7 है। तो टोटल 7 में से मैं कितनी गुजार चुका हूँ, ईयर 2 भी गुजार चुका हूँ, ईयर 2 में ली थी ना, ईयर 2 भी गुजार चुका हूँ, ईयर 3 भी, ईयर 4 भी, यानी 3 साल में गुजार चुका हूँ। टोटल 7 है लेकिन 3 में गुजार चुका हूँ, तो बकाया कितनी बची, 4 साल, है कि नहीं। रिमेनिंग क्या था, तो फिर मैं साथ ही समझा, वो कहते हैं टोटल, टोटल 7 साल है, उसमें से 3 साल गुजर गए हैं, तो फिर पीछे कितने रह गए, 4 साल। यानी कि अभी ऐसे 4 साल पे डेप्रिशिएट हो। और दूसरा, रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज होगी। दो काम इस सवाल में हुए, एक तो लाइफ चेंज हुई, रेजिडुअल वैल्यू भी। तो मैंने कहा जो भी चेंज हो, मैंने तो आज ठीक करना है, आज से आगे पास में जो कुछ हो चुका है यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा, इससे आगे चेंज नहीं करना। तो आज मेरी, मैंने क्या कहा था, जब भी लाइफ चेंज हो तो रेजिडुअल वैल्यू, नेट बुक वैल्यू को आगे लेकर चलना है। तो नेट बुक वैल्यू कितनी है इसकी, 1,14,000, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, नेट बुक वैल्यू माइनस कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट माइनस कॉस्ट लेगा, नेट बुक वैल्यू को आगे लेके चलना है ना, इसकी लॉजिक अभी बताइए ऊपर। ठीक है, तो नेट बुक वैल्यू इसकी कितनी है, 1,14,000, ठीक है। माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है, पहले तो थी 30,000 रुपये, लेकिन अब वो कहते हैं 0 है, तो ठीक है 0 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ पर, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी, कि इस वैल्यू को कितने मजीद अरसे पे डेप्रिशिएट करूं कि वो 0 हो जाए, ठीक है। तो उसने क्या कहा, टोटल 7 है जिसमें से 3 तो गुजार बैठो, 4 साल पे डेप्रिशिएट करो। तो डेप्रिसिएशन ईयर 4 की कितनी बनी, ईयर 5 की सॉरी, क्योंकि ईयर 4 तो गुजर चुका है, ईयर 2 3 4 गुजर गया, ईयर 5 की। तो 1,14,000 डिवाइडेड बाई 4 करें तो 28,500, ये ईयर 5 की डेप्रिसिएशन है। तो 1,14,000 में से 28,500 करें तो आपके पास नेट बुक वैल्यू भी आ जाएगी। मेन चीज क्या आती है, कैलकुलेशन, कि आपने जिस दिन चेंज हुआ, ठीक है, उससे पहले तो आपने कहा पीछे जाके पास में कोई चेंज नहीं करना, आज से आज ठीक करूंगा और अगले सालों में ठीक करूंगा। तो आज क्या है, नेट बुक वैल्यूज के लिए, जिस वैल्यू को आप कितने अरसे पे और उसकी स्क्रैप कितनी, 0, कितने अरसे पे करना है, उसने कहा टोटल 7 है, टोटल 7 है तो 3 तो पहले गुजार चुका, हाँ 4 साल, तो 4 साल पर डेप्रिशिएट कर दो प्रोस्पेक्टिवली, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आप लॉजिकली देखें ना, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, कंप्लीट सॉल्व करें ना इस सवाल को कंप्लीट सॉल्व, तो आखिर में इसका नेट बुक वैल्यू 0 ही आएगी, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये प्रूफ है इस बात का कि आपका जवाब ठीक होगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि उसने पहले ही लिखा हुआ है, क्योंकि हमने याद होगा ना स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या कहा था, आखिर में जो आप स्क्रैप वैल्यू जितनी, ये फॉर्मूला बना ही ऐसे है कि आखिर में जो आप स्क्रैप वैल्यू जितना आएगा, तो अब इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या कह रहा है, नो स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। तो आप इसको आप सॉल्व पूरा करेंगे तो आखिर में आपके पास देखिएगा, कंफर्म बात है कि नेट बुक वैल्यू साल के आखिरी में 0 होगी, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि उसने शुरू में ही हमें बता दिया था करें, इसलिए हमने यहाँ से माइनस ही नहीं किया था, ठीक है। तो ये फार्मूला ऐसा बना, एग्रीड। चलें जी, हमने लाइफ चेंज का भी देख लिया, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज का भी देख लिया, ठीक है, और रेजिडुअल वैल्यू चेंज का भी, 3 ही एस्टिमेट से हमारे, और एस्टिमेट चेंज हो तो कैसे करते हैं इसको हमने देख लिया है। आई होप दिस इज वेरी इजी एंड क्लियर। ठीक है जी, मैं अब आपको ना एक नेटबुक वैल्यू का सवाल करा देता हूँ, अगर कोई आप में से थक गया है बच्चा तो वो कल के लेक्चर में ले सकते हैं। ठीक है, मैं तो अभी इसको कंप्लीट करा देता हूँ, आप दोबारा लेक्चर सुन लीजिएगा। ऑनलाइन का यही तो फायदा है कि जहाँ पे थको वहां पे रुक जाओ और फिर वहां तक समझ के फिर आगे बढ़ो। अच्छा, अभी तक हम क्या करते आए थे अकाउंट्स में, याद होगा आपको क्या, कि कॉस्ट का अकाउंट अलग से बनाते थे, कॉस्ट अकाउंट अलग से बनाते थे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का
अकाउंट अलग से बनाते थे। ठीक है, एसिड का अकाउंट अलग से बनाते थे, वो क्या होता था, एट कॉस्ट। ठीक है, और क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अलग से बनाते थे, और साल में के बाद एसिड का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, डेप्रिसिएशन क्युमुलेटिव का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। लेट्स सपोज इसका 100 है और इसका क्लोजिंग है जी 50। तो साल के आखिर में हम टोटल एसिड लिखते थे, एसिड कितनी कॉस्ट, कॉस्ट में कॉस्ट का क्लोजिंग उठाया 100। ठीक है, क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन में इसका क्लोजिंग उठाया कितना, 50। 100 में से 50 गया तो 50 का, ये कहते थे नेट बुक वैल्यू है। ऐसा करते थे कि नहीं करते थे, वेरी सिंपल। ठीक है, कॉस्ट का अलग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग। और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करते थे हम, सोचें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि एसेट को नहीं छेड़ते थे, बस डेप्रिसिएशन को छेड़ते थे, और डेप्रिसिएशन का जो क्लोजिंग होता ना आखिरी दिन यहाँ पे आ जाता था। ठीक है, तो यानी हम एसिड का अकाउंट बनाते थे लेकिन एट कॉस्ट, एसिड का अकाउंट बनाते थे लेकिन एट कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, कॉस्ट अलग से, क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन अलग से। लेकिन ये असल में ऐसे ही होता है, लेकिन सवाल में ये भी तो आपको कह सकता है कि यार नेट बुक वैल्यू पर अकाउंट बनाओ। ठीक है, यानी कि मैं एक सवाल लिखता हूँ जल्दी से, आप पे इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी, सवाल उसने आपको दिया जी, एसिड की कॉस्ट है जी 1 लाख रुपए, आपने परचेज कब किया था, 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, वो कहता है रेजिडुअल वैल्यू नहीं लेस की और 10% स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करना है मुझे, 2 सालों का एसिड अकाउंट बना के दो नेट बुक वैल्यू के ऊपर। यानी कि कॉस्ट का अलग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग नहीं बनाना, एक ही अकाउंट बनाना है नेट बुक वैल्यू पे। तो ये बनाना कौन सा मुश्किल है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक सवाल सिखा रहा हूँ, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस भी हो सारा कुछ बेसिक ये चीजें होंगी, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन में फर्क आएगा ना, लेकिन बेसिक तो यही होंगी, तो बेसिक सीख लेते हैं। क्या है जी, मैं लिखता हूँ जी, ओके आपने मुझसे मांगा एसिड अकाउंट, लेकिन किस पे मांगा, एट नेट बुक वैल्यू पे। यानी कि पहले मैं डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री करता था, अलग से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहाँ पे मैं काम नहीं करूंगा, बल्कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एसिड क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का तो अकाउंट ही नहीं है ना, है नहीं, एक ही अकाउंट बना रहे हैं कॉस्ट का। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एसिड में डायरेक्ट क्रेडिट करना पड़ेगा, ये एंट्री हुआ करेगी। क्यों एसिड में डायरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिटी डेप्रिसिएशन का तो अकाउंट है ही नहीं, तो कहाँ पे करूँ, तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया जी, 1 जनवरी 2020 को एसिड परचेज किया, तो क्या एंट्री होगी, होगी एसिड अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसे दिए तो बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो मैंने डेबिट कितना किया, 1 लाख रुपए, एसिड अकाउंट डेबिट, वजह क्या है, बैंक। ठीक है, अब साल में कोई एडिशन हुई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसमें आपको बेसिक समझा रहा हूँ, इसको जितना मुश्किल करना चाहिए, एडिशन डालें, डिस्पोजल डालें, वो आगे हम सवालों में देख लेंगे, बेसिक सिखा दूँ आपको। ठीक है, बैंक डेबिट, ऐसे क्रेडिट, बस। और साल में कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो साल का अकाउंट क्लोज करना है। एसिड को तो हम इसी तरह क्लोज कर देते थे जब एट कॉस्ट पे होता था, लेकिन अब नेट बुक वैल्यू पे है तो डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे डालनी है। डेप्रिसिएशन निकालना कौन सा मुश्किल है। ठीक है, एसिड है कितने का भाई साहब, डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या रेट है, 10% स्ट्रेट लाइन, 10% स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वैसे किस पे लगता है, कॉस्ट पे, कॉस्ट उसकी कितनी है, कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन का क्या फॉर्मूला सीखा, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट। ऐसा था कि नहीं, कॉस्ट कितनी उसकी 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं नील है, जीरो, रेट क्या है 10%, और पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, यस 1 जनवरी को आया था, 31 दिसंबर तक चला, तो लाख का 10% ले 10,000, लाख तो 10,000 से क्या एंट्री होगी अब, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एक्यूमुलेटेड क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड तो है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एसिड क्रेडिट, कितने से 10,000। तो यहाँ पे मेरे का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एसिड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, वजह क्या है, डेप्रिसिएशन साल के आखिरी दिन मैंने निकाली, दिसंबर 2020। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 लाख है, बड़ी फिगर है ना, अब यहाँ पे भी 1 लाख होनी चाहिए, है कितनी, 10,000, तो 90,000 क्या है, एसिड का कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। अब ये कैरी डाउन अगले साल का क्या बनेगा,
ब्रॉट डाउन, एसेट का क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर लेकिन नेचर डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे 90,000 पे आ जाएगा। 1 जनवरी 2021 का ओपनिंग बन जाएगा ना, ये पिछले साल का क्लोजिंग। बस इस साल फिर क्या किया, कोई एडिशन डिलीशन हुई नहीं, तो क्या होगा, सिंपल डेप्रिशिएट हुआ होगा। बस एडिशन डिलीशन होती तो लिखता है इसको, तो डेप्रिशिएट हुआ होगा। तो डेप्रिसिएशन की क्या अमाउंट, स्ट्रेट लाइन है तो सेम अमाउंट होगी और सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और टू एसिड क्रेडिट। तो एसिड को क्रेडिट करना है 10,000 से, वजह क्या है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 90, यहाँ पे भी 90 है, तो यहाँ पर भी बड़ी साइड होनी चाहिए। 90,000 है कितनी, 10,000, तो आप कितना बैलेंसिंग बचेगा, 80,000। ये क्या है, कैरी डाउन, क्या बचा, बैलेंसिंग फिगर। अब ये अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। बस अगले साल का तो नहीं, उसने 2 साल का मांगा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें फर्क क्या है, जो जो काम हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में करते थे, अब वो सारे भी कॉस्ट अकाउंट में करने पड़ेंगे, मजबूरी है, कॉस्ट अकाउंट में करने पड़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है नेट। जो जो काम हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में करते थे, मेरी बात, हम अकाउंट बनाते थे, उसमें जो जो काम करते थे, अब वो सारे काम भी कॉस्ट अकाउंट में ही करने पड़ेंगे। ये एक ही है बस। जो जो काम हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में करते थे ना, वहां पे बनता, अब वो बनता ही है, तो वो सारे काम भी कॉस्ट वाले काम तो कॉस्ट में करने ही करने हैं, एडिशन डिलीशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले भी सारे काम इसमें करने हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। और डिलीशन वाले होता था ना, जब आप कोई ऐसी डिलीट करते थे, याद है, तो उसकी नेट बुक, ठीक है, तो उसकी जो टोटल जमा शुदा डेप्रिसिएशन थी वो भी बुक से उड़ाते थे। ठीक है, तो उस तरह के काम भी यहाँ पर करने पड़ेंगे। जो जो काम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले में करते थे, वो सारे भी कॉस्ट में करने पड़ेंगे। ठीक है, अब अब इसमें क्योंकि, ठीक है, ये बात आप समझ, तो अभी तक हमने क्या किया, लेकिन डेप्रिसिएशन में, ठीक है, डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट के अंदर डाली है। वैसे ये अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आ रही होती थी, याद है, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन अब वो अकाउंट बन ही रहा, तो हमारी मजबूरी है कि वो वाले काम भी हम यहाँ पे करें, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसिड ही डायरेक्ट क्रेडिट। तो ये इस तरह होता है जी नेट बुक वैल्यू पे अकाउंट, यानी कि हर वक्त जो एसिड का क्लोजिंग आर होता है, वो नेट बुक वैल्यू ही आ रही होती है। अलग अलग बंदे तो कॉस्ट 1 लाख माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन जो कि 20,000 थी, माइनस करके 80,000 लिखता, तब भी ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट इसी अकाउंट में सीधा आ रहा है, तब भी ठीक है। रियल लाइफ में वही बनते हैं, लेकिन नेटबुक का मैंने आपके पास सिखा देता हूँ। तो कौन सा मुश्किल है, कोई मुश्किल है नहीं। जो काम उधर करते थे, डेप्रिसिएशन उधर ले जाते थे, वो डायरेक्ट यहाँ पे करके एक ही अकाउंट से मैं, तो ये किसी भी वक्त क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, रिटर्न डाउन वैल्यू। उसमें क्या होता था, कॉस्ट अलग से आ रही होती थी, ऊपर आपको सिखाया ना ये, ठीक है, कॉस्ट अलग से आ रहा होता था, ठीक है, यहाँ से आ जाती थी। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से आ रही होती थी यहाँ पे, और माइनस करके। अब ये ऐसा अकाउंट है जिसमें डायरेक्ट नेट बुक वैल्यू ही आ रही है, कॉस्ट का भी पता नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी पता नहीं है कितनी है, बस नेट भी आ रही है। ठीक है, तो फेयर प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको क्या कहा था भाई साहब, कि अगर मैं आपको कहता हूँ 1 लाख के एसिड्स हैं, तब ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है, या मैं कहता हूँ यार 1 मिलियन के एसिड्स हैं कॉस्ट, लेकिन आज तक वो 9 लाख डेप्रिशिएट होके अब 1 लाख के बचे हैं, तो कौन सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्लियर है। आप कहते हो अच्छा यार 1 लाख के एसिड थे, पता नहीं बड़ी बात है कंपनी, लेकिन जब मैं कहता हूँ यार 10 लाख के थे बेचारे, 9 लाख डेप्रिशिएट हो गए, अब 1 लाख के बचे हैं, तो अब आपका, ठीक है, बात करने का स्टाइल ही डिफरेंट हो गया है। क्यों, क्योंकि मोर एक्यूरेट एक्यूरेट अप टू डेट एंड फेयर प्रेजेंटेशन हुई है ना। तो IFRS स्टैंडर्ड का फोकस क्या है, फेयर प्रेजेंटेशन कराना। तो रियल लाइफ में हमेशा इसी तरह बनता है ये। नेट बुक वैल्यू किस लिए आपको सिखा दी है, कि हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, ठीक है, क्योंकि मुश्किल टेस्टिंग होती है ना हमारे यहाँ। तो रियल लाइफ में तो यही बनते हैं, जितने भी मैंने क्लाइंट्स ऑडिट किए हैं, जो भी किया है, ऐसे ही बने हैं, कॉस्ट का अलग से, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अलग से। ठीक है, तो रियल लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन नेट बुक वैल्यू पे भी बनाना आना चाहिए। कोई सवाल में आ सकता है तो
है, तो हमने देखा कौन सा मुश्किल है, कोई नहीं, जो डेप्रिसिएशन वाले काम थे वो भी यहाँ पे कर दिए, तो बस हर वक्त स्टैंडर्ड की नेट बुक वैल्यू आती होगी। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये अकाउंट किस पे है, नेट बुक वैल्यू पे। यानी कि 31 दिसंबर को नेट बुक वैल्यू क्या थी वो भी इसी अकाउंट से पता चलेगी, 31 दिसंबर 21 को क्या थी वो भी यहाँ से पता चलेगी। हर वक्त ये नेट बुक वैल्यू प्रेजेंट करता रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एसिड अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक चीज थी। बाकी इस पे एक मैं मजीद एक डिटेल्ड क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें एडिशन डिस्पोजल सब कुछ डाल के, ताकि तमाम हो जाए ये किस्सा भी। ठीक है, ताकि हम अपनी तरफ से तो सारा कुछ इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है, कोई चीज रह ना जाए हमारी। तो बाकी आज एस्टिमेट्स पॉलिसी सही डिटेल में हमने डिस्कस किए हैं। इतनी डिटेल में वैसे करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन स्टिल कर दी है ताकि माइंड आपका खुले। और नेट बुक वैल्यू भी कर लिए। ठीक है, तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।